आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश मानेसर है, जो बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भी है, प्रोफेसर है, संविधान के जानकार है और पॉलिटिकल विश्लेषक है। हमने हाल ही में देखा कि देश में चुनाव हुए, कुछ राज्यों में उपचुनाव भी हुए। दो राज्यों में टाइप रहा, एक में बीजेपी, दूसरे में कांग्रेस, और उपचुनाव में ज्यादातर बीजेपी की हार हमें दिखाई देती है। क्या कारण है उपचुनाव में बीजेपी हारती है? क्या कारण है कि 27 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी, मोरबी का हत्याकांड होने के बावजूद भी बीजेपी गुजरात में कैसे जीती? डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि प्रस्ताविका में हमने बताया कि देश की जो हालत है पॉलिटिकली, एक लोग मान चुके हैं कि मोदी को कोई हरा नहीं सकता, या मोदी कभी हार नहीं सकता, या बीजेपी कभी हार नहीं सकती। और हमने चुनाव में देखा कि यूपी के बाई इलेक्शन में एक पार्टी, समाजवादी पार्टी की, और इनकी सीट्स आई है। कांग्रेस, हिमाचल को कांग्रेस ने जीता है, और गुजरात में फिर से बीजेपी रिपीट हुई है। गुजरात में जो बीजेपी रिपीट हुई है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कई टर्म्स से बीजेपी वहां जीतते आ रही है। और मोरबी जैसे कांड वहां पर हुए हैं, पुल गिरा और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आप कैसा मानते हैं कि गुजरात की जीत क्या तय थी? पहले ये देखना पड़ेगा कि ये चुनाव नतीजे जो है जी, हिमाचल, गुजरात और दिल्ली एमसीडी और बाई इलेक्शन, इसमें बहुत अलग अलग ट्रेंड देखने को मिले। इसमें गुजरात में बीजेपी की इतनी बड़ी भारी जीत इतिहास में पहली बार। कांग्रेस के सबसे बड़ी जीत थी, वो 149 एमएलए की थी, उसको इन्होंने सरपास किया, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी हारी है, काफी लोगों को अनएक्सपेक्टेड था, बीजेपी को भी अनएक्सपेक्टेड था। इसलिए अब वोट शेयर को लेकर वो जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारे बीच का फासला बहुत कम है, 1% का फासला है, लेकिन हार है जी। तीसरा एमसीडी चुनाव, जिस तरह से भाजपा को वहां हरा कर आप दिल्ली में उभरी, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए वहां भी बीजेपी हारी है। फिर जो उपचुनाव हुए, उसमें उत्तर प्रदेश का मैनपुरी है, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उसमें भाजपा को करारी हार स्वीकारनी पड़ी। लेकिन उसमें भी समाजवादी पार्टी को जो रामपुर विधानसभा जो गढ़ थी जी, वो गंवानी पड़ी, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट जीती। ये भी है। रहा बिहार का जो बाई इलेक्शंस था, वह फिर एक बार अपोजिशन की यूनिटी फ्लॉप हो गई, जिसका फायदा बीजेपी को मिला और नुकसान नीतीश और आरजेडी को हुआ। ये एक एंगल है। लेकिन और एक एंगल है कि इस चुनाव से आपकी जो राजनीति की रफ्तार है वो बड़ी है, और वो लगभग राष्ट्रीय पार्टी बनने के कगार पर खड़ी है। बिल्कुल। अब जब चुनाव आयोग जब इसके डिटेल वर्कआउट करेगा, आंकड़ों पर, तब ये साबित होगा। लेकिन जो पेपर में जानकारी आई, मीडिया में आई, उसके मुताबिक उन्होंने एक लंबी छलांग मारी है। ये मोटे तौर पर विश्लेषण प्राथमिक रूप का है। सर, आपने यूपी की 2 सीटों का जिक्र किया, मैनपुरी और रामपुर का। मैनपुरी में हम देखते हैं कि लड़ाई लड़ी गई, अखिलेश खुद वहां डिम्पल के साथ खड़े रहे, लेकिन दूसरी जो रामपुर की सीट है, वो ऐसा लगता है कि वहां लड़े नहीं। कहा जाता है, कहावत है, लड़ेंगे तो जीतेंगे, लेकिन लड़े ही नहीं। जैसे कांग्रेस गुजरात में लड़ी नहीं, वैसे यूपी की सीट पर जिस पर वो लड़े आखिरी तक वो जीत गए, और जिस पर नहीं लड़े वो हार गए। या गुजरात में ये जो राहुल गांधी की जो यात्रा चली, भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा में वे रहे। वे गुजरात में कुछ ही सभा के लिए गए। जिस तरह से सारे स्टार प्रचारक बीजेपी ने उतार दिए,
वहाँ एक ही स्टार प्रचारक था मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके अलावा गुजरात में कोई प्रचार करते हुए नजर नहीं आया। तो क्या ये कांग्रेस मान चुकी थी कि गुजरात वो हारने वाले, इसलिए राहुल जैसा बड़ा चेहरा वहाँ डालना और प्रचार करना, फिर उसको फिर से हारना? कांग्रेस ने सिर्फ गुजरात नहीं, हिमाचल को भी छोड़ ही दिया था। अच्छा। दोनों को छोड़ दिया था। हिमाचल बाय डिफॉल्ट मिल गया, और वो बाय डिफॉल्ट इसलिए मिल गया क्योंकि वहां भी आप फैक्टर चुनाव के पहले था, उसके बाद नहीं रहा। लेकिन हुआ क्या, चुनाव के पहले आपके सारे जितने भी बड़े बड़े चेहरे थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, इसलिए वहां आप फैक्टर काम नहीं कर पाया। और इसका अरविंद केजरीवाल को भी एहसास हुआ होगा, इसलिए उसने प्राथमिकता गुजरात को दी और हिमाचल को नजरअंदाज किया। परिणामता हुआ ये हुआ कि हिमाचल में वोट डिवीजन नहीं हुआ, नंबर एक। नंबर दो, हिमाचल की ये परंपरा है कि 5 साल एक बार ये 5 साल वो, तो अल्टरनेट पॉलिटिक्स की सरकार ये हिमाचल का आज तक का रिकॉर्ड है, इसलिए वहाँ कांग्रेस सरवाइव कर पाई। और अच्छा है कि राहुल गांधी वहाँ कैंपेन के लिए नहीं गए, कांग्रेस के बड़े नेता नहीं गए, इसका फायदा उनको हुआ बिल्कुल, ताकि वो लोकल लीडरशिप के बलबूते पे चुनाव लड़े। गुजरात में लगभग एक पर हाशिए पे छोड़ दिया था गुजरात को, गुजरात कांग्रेस को। देखिए यहाँ समझना होगा, पिछले चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, बीजेपी और कांग्रेस का फासला बहुत कम था, 20 सीटों के अंदर वाला था। गत 5 साल में कांग्रेस ने वो फासला आगे कम करने में क्या किया, उसके बजाय उन्होंने जो अपना पटेल था हार्दिक, उसको गवाया, अल्पेश को ठाकुर उसको गवाया, और 5 साल में कांग्रेस बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। ये सिर्फ यात्रा के समय के राहुल गांधी की हाजिरी को छोड़ दो, जिस तरह आजकल मायावती कई राज्यों में प्रचार में नहीं जाती, वैसे शायद मायावती से ये राहुल गांधी या कांग्रेस के लोगों ने सीखा होगा कि साला जाके कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने नजरअंदाज किया। गुजरात के कांग्रेस नेताओं को मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया। ये मैं जो कह रहा हूँ यही बात कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्नाटक के वीरप्पा मोइली इन्होंने आज कही है, उसकी बात सीधी है। एक प्रकार से मोदी के सामने गुजरात में हथियार डालकर कांग्रेस बेसहारा नजर आई, जिसका परिणाम ये है। लेकिन दूसरी भी बात है कि इतना होने के बावजूद भी बीजेपी गुजरात में कोई कसर नहीं छोड़ती अपना रिकॉर्ड बनने का, अपना जीतने का। देखो मोदी जी की खुद की 31 रैलियां है, 31 रैलियां प्रधानमंत्री करता है, होम टू होम, डोर टू डोर। उनको जरूरत नहीं थी। इसके अलावा योगी अलग है, मोदी अमित शाह अलग है, लोकल लीडरशिप अलग है। अब इसकी तुलना में कांग्रेस किधर है? और दूसरी बात, कांग्रेस की कमर जिस तरह से आपने तोड़ी है गुजरात में, वो भी तो एक एनालिसिस है। आपका जो 13-14% जो भी वोट है वो आखिर गया कहाँ से? कांग्रेस, बीजेपी के से गया तो नहीं, कांग्रेस से ही गया। तो कांग्रेस को भी ये बड़ा सबक मिला। अब ये एक बात सच्ची है, देश में वोटर जो है वो आजकल जहां भी कांग्रेस को अल्टरनेट मिलता है वो अल्टरनेट को वोट करता है, कांग्रेस को वोट नहीं करता है। जहां कांग्रेस को कोई अल्टरनेट नहीं है वहां कांग्रेस को वोट होता है। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा। और इसमें इस समय अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी वो जो जगह थी, और वो जगह जो उन्होंने सिर्फ अपोजिशन की नहीं, तो हिंदू देव देवता के फोटो पिक्चर्स नोटों के ऊपर आनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत हिंदुत्व का एजेंडा भी शेयर करने की केजरीवाल ने कोशिश की। उन्होंने दो तरफा उसको स्ट्रैटेजी बनाया। एक तरफ जो हिंदुत्ववादा वोटर है उसमें शेंदमारी करना कहते हैं, और दूसरा फ्री बी पॉलिटिक्स, ये जो खैरात वाली राजनीति कहते हैं। वेलफेयर पॉलिटिक्स अलग है और फ्री बी पॉलिटिक्स अलग है। तो ये खैरात वाली जो राजनीति है, उस खैरात वाली राजनीति को आगे बढ़ाया और हिंदुत्व में थोड़ी बहुत सेंधमारी करने की कोशिश की। और उन्होंने दूसरी तरह से ट्राइबल बेल्ट में जो आदिवासी पार्टियां लोग थे उनको लगभग ख़त्म करके बिल्कुल उनका फ़ायदा लिया गया, जिसका परिणाम भारतीय ट्राइबल पार्टी के खुद प्रेसिडेंट छोटू भाई वसावा, जिन्होंने बड़ी भारी गलती की थी चुनाव के साथ, ये भी
केजरीवाल के साथ अलाइन हुए थे। मेरी पहले उनसे मीटिंग हुई थी, मैंने कहा था ऐसी गलती मत कीजिए, बढ़िया आदमी है, आपको लूट लेगा। तो उनका समझ में नहीं आया, लूट लिया और चुनाव के पहले अलायंस टूटा। परिणाम देखो, झगड़िया जैसे छोटू भाई वसावा के 7 टाइम कॉन्स्टिट्यूंसी थी जीते, उसमें उनको 16,000 का हारना पड़ा और आप वालों ने 20,000 वोट लिए। तो नुकसान सीधा सीधा आपसे छोटू भाई को भी हुआ और एक तरह से ट्राइबल राजनीति का खात्मा करने में अरविंद केजरीवाल का उपयोग हुआ। भारतीय जनता पार्टी का ही डबल इंजन का काम हुआ। या डबल इंजन कौन सा है, तो बीजेपी और अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल, ये बहुत सोशल मीडिया पर और खुले तौर पर भी बोला जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम जो अभी मुखर हुई है वो अरविंद केजरीवाल है। चाहे आप उत्तर भारत में सीधे लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी मोटा चार्जर है, केजरीवाल छोटा चार्जर है। ये उत्तर भारत में पॉपुलर स्लोगन है। नहीं, जैसे हम एमसीडी में देखा, दिल्ली में देखा हमने कि केजरीवाल की पार्टी आप सबसे बड़ी पार्टी, मगर एक बहुत बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा वोट वहाँ हुआ करता था। 17 से 19 पार्षद हुआ करते थे, 2 विधायक हुआ करते थे। एक अच्छी पकड़ बहुजन समाज पार्टी या बहुजन विचारधारा की पार्टियों की वहाँ हमेशा से रही है। और इस चुनाव में हमें वहाँ ऐसा नहीं दिखा कि कोई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है या कॉन्टेस्ट कर रही है, जितना तो बहुत दूर की बात थी। देखो, बीएसपी अभी भूल जाओ, ये कहने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बीएसपी बनाने में बढ़ाने में भी मेरे भी जिंदगी के कई साल गए, लेकिन जो सच है वो सच है। देखो, ये तीनों चारों चुनाव में मायावती आपको कहीं नजर आई नहीं। तो जब नेता ही नजर नहीं आता है तो पार्टी कहाँ नजर आएगी भाई? ये कॉमन सेंस है ना। अच्छा, चुनाव के वक्त में छोड़ो, पिछले 5 साल में कहीं मायावती नजर आई? पिछले चुनाव में भी वो गुजरात नहीं गई थी और ये चुनाव में भी नहीं गई। सिर्फ एक रैली हिमाचल में हुई है। बस हिमाचल भी दिल्ली से सटा हुआ है, यूपी का बॉर्डर का कुछ हिस्सा है। मुझे बताओ ना, एमसीडी चुनाव 17% वोट थे एक समय, बीएसपी के एमएलए थे, गई है मायावती? सवाल ही नहीं आता। बीएसपी की अभी गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, ये गाना कहने के अलावा कोई हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं बीएसपी को लेकर। दूसरी बात, रावण भी थे ना एमसीडी चुनाव में, कहाँ थे? कोई दिखाई नहीं पड़े, डिपॉजिट नहीं बचा, तो रावण का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दिल्ली में जो आंकड़े हैं वहाँ करीबन 250 सीटों में करीबन 100 सीटें ऐसी है जहां बीएसपी को कैंडिडेट भी नहीं मिला है। क्या इतनी भयावह स्थिति है? अभी मैं बोला ना, बीएसपी को भूल जाओ। गुजरात में किधर मिला है 182 में? उधर भी नहीं, इधर भी नहीं, कहीं भी नहीं मिलता, कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा है। अब भूल जाओ, मैं बोला ना, कहीं भी नहीं आता है, कैंडिडेट नहीं मिलते, मार्केट खत्म हो गया भाई। सीजन खत्म हो गया अभी। और ये बसपा वालों को भी समझना चाहिए कि ध्यान रखे भाई, देखो अपनी जिंदगी है, मूवमेंट के लिए लगाई, तो मूवमेंट जहाँ खत्म होती है तो वहाँ दोबारा उसको रिवाइव करना पड़ता है। वेंटिलेटर पे रख के कितने दिन करोगे? लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा है। जैसे कि हम शुरू करने के पहले चाय पीते हुए हमारी चर्चा हुई कि जनसंघ से बीजेपी का रूपांतरण 80-82 में होता है, और तभी उसी काल में, चाहे DS4 बोलिए, चाहे वाम से बोलिए, चाहे बीएसपी बोलिए, उसी काल में ये भी एक पॉलिटिकल प्रवाह शुरू होता है। एक तरफ बीजेपी भी उसी कालखंड में निर्माण होती है, बहुजन विचारधारा की भी पार्टियां, बहुजन राजनीति और एक बीजेपी की राजनीति, सीधा दोनों को समान चांस मिला, दोनों को समय सीधा मिला। अगर इधर राम मंदिर था तो इधर मंडल था, मुद्दे मिले दोनों को। लेकिन आज की स्थिति में हम देखते हैं कि मैक्सिमम देश में राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री है, देश के मुख्य इसका जो, और हम कहीं नहीं है। इसका विश्लेषण जो है ना सही है, टाइमली है, डिटेल में तो नहीं करेंगे, संक्षेप में करते हैं। देखो, बीजेपी की राजनीति में भी 2 टप्पे हैं, एक अटल बिहारी आडवाणी का और दूसरा मोदी का। ये 2 टप्पे हैं। और बीएसपी में भी 2 टप्पे हैं, एक कांशीराम साहब का और एक मायावती का। ये 2 टप्पे हैं। पहला जो टप्पा है, आडवाणी वाजपेयी वर्सेस कांशीराम, बीजेपी वर्सेस बीएसपी।
इसमें कांशीराम सफल है, हम्म, कई मर्यादा के बावजूद, मीडिया, साधन, मनी, मनी, सभी 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 चीजें। कई मर्यादा के बावजूद कांशीराम सफल है। इसलिए कांशीराम जी के पहले 10 साल में बीएसपी नेशनल पार्टी बनी, हम्म, ये बहुत गंभीरता से है। 84 में पार्टी बनी और 96 में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनी, 96 में 12 साल के बाद। ये कांशीराम का फेज है। तो कांशीराम का फेज ऊपर जा रहा था। जैसे मायावती का फेज शुरू हुआ, मायावती का फेज शुरू होता है 2003 से, 2003 से 2012 तक मायावती का फेज ठीक था, कोई बुरा नहीं था। मैं भी उस फेज में मायावती के साथ था। लेकिन 2012 के बाद 2019 तक का जो मायावती का फेज है वो बिल्कुल डिक्लाइनिंग है, बहुत नीचे नीचे नीचे, और बसपा के राष्ट्रीय पार्टी होने पर ही खत्म होता है। 2019 में चुनाव आयोग ऐलान करना बाकी है, लेकिन खत्म हो चुका है। अब बीजेपी को देखिए, आडवाणी और अटल बिहारी, इनके पीरियड में बीजेपी ज्यादा स्टेटों में नहीं थी, है ना, काउबेल तक सीमित उनकी थी। सरकारी भी एक साल में गिरी। बस बस बस। लेकिन 2014 के बाद, जिसको कारपोरेट पॉलिटिक्स कहते हैं, मार्केट वाला पॉलिटिक्स कहते हैं, उद्योगपति धन्ना शेठों का पॉलिटिक्स कहते हैं, इसको इस्तेमाल करके आम आदमी की नब्ज पकड़ने में जो मोदी का कारनामा है, उसके कारण उनको बड़ी भारी सफलता मिली। उसका भी और एक कारण है कि देश में कांग्रेस का खात्मा होना और बीजेपी का उदय होना, ये भी एक कोइंसिडेंस है। तो कांग्रेस मरती रही और बीजेपी बढ़ती रही, ये एक कोइंसिडेंस है जो यहाँ बहुजनवादी राजनीति में नहीं था। बहुजन राजनीति को तो जीरो से ही शुरू करना है, कहीं भी जाओ। लेकिन यहाँ क्या हुआ, कांग्रेस डाउनफॉल होने से वो स्पेस है और बीजेपी को मिलती गई। फिर बीजेपी ने उसमें 2 गेम खेले, उनकी अकल की दाद देनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी की दाद देनी पड़ेगी। उसमें 2 गेम खेले, तो उन्होंने हिंदुत्व का एक तो बड़ा बखूबी से इस्तेमाल किया और दूसरे राष्ट्रवाद का। ये 2 जो है उनके हथकंडे, उनको बेहतरीन उनको लगे, उसका इस्तेमाल करें। अब यहाँ कांशीराम जी के बाद जो बहुजन राजनीति को अन्य मुद्दों के आधार पर जोड़कर एक्सपांड करने की जरूरत थी, वो स्ट्रैटेजी मायावती के पास कहीं नहीं थी। इसलिए वो बेचारी बहुजन राजनीति को ही नहीं बचा पाई, तो और एक्सपांड करने का नया स्ट्रैटेजी, टूल्स, मैकेनिज्म वो ढूंढने में उसके पास सफलता नहीं मिली। और इसलिए आपने जो कहा कि 80 के दशक में जो शुरू हुए जो 2 स्ट्रीम थे भारतीय राजनीति के प्रवाह थे, एक बहुजन राजनीति और एक संघ परिवार की राजनीति, तो आज संघ परिवार की राजनीति ने देश के राजनीति को लगभग व्याप्त किया है, पूरी छाई हुई है, और बहुजन राजनीति लगभग नामशेष होने के रास्ते पर खड़ी है। और नामशेष होने के कारण, प्रमुख कारण जो है उसमें बसपा की घटिया राजनीति, नेतागिरी, ये उसके लिए प्राइमरली जिम्मेदार है। बिल्कुल, आपने कहा कि उनके पास कांग्रेस नीचे चली गई तो बीजेपी ऊपर आई, हमें जीरो से ही शुरू करना पड़ा। अभी क्या लगता है कि इसके बाद भी क्या इस बहुजन विचारधारा को या बहुजन पॉलिटिकल मूवमेंट को जीरो से शुरू करना है, या कोई टूल उनके पास है, कोई स्ट्रेटेजी, कोई मैकेनिज्म अभी है? बसपा के पास तो नहीं है, ये क्लियर बात है। मैं एंटायर पूरे बहुजन पॉलिटिकल बसपा के साथ नहीं है, वैसे प्रकाश अंबेडकर के पास भी नहीं है। इसके प्रमुख कारण भी मैं बताता हूँ। कोई सुनने वाला अपना दर्शक जो है किसी असमंजस की अवस्था में ना रहे, इसलिए ये दोनों मॉडल मैंने लाए। ये दोनों जो नेता हैं, चाहे प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र के हो, इधर की मायावती हो, वो अब थक चुके हैं, राजनीतिक रूप से हार चुके हैं, और इनको ज़्यादा कोई करने की उम्मीद नहीं है। इसलिए वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब नेता ही उम्मीद छोड़ देता है तो उसकी कोई संगठन, तो सेनापति तलवार डाल दे तो सेना क्या करे? बस वो खेल सकते हैं, जीत नहीं सकते। इसलिए वो दोनों का ही नाम खत्म हो गया। अब रही आपकी इसको कैसे करें, तो मैंने कहा ना आपको, कई छोटे बड़े स्ट्रीम्स है देश पूरे महाराष्ट्र में। जैसे देखो, अभी परसों एक रैली हुई कर्नाटक में, तो उस रैली में
दलितों की डाली थी। उसमें वो पुरानी कर्नाटक संघर्ष समिति थी प्रोफेसर सिद्धारामैया की, उसकी झलक नजर आने लगी। कई ऐसे स्ट्रीम डेवलप हो रहे हैं। अब उनका कंसोलिडेशन नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे होना जरूरी है। जैसे हम महाराष्ट्र में करते हैं, हम महाराष्ट्र में चलो रामदास अठवले नहीं आते, काम के नहीं है, प्रकाश आंबेडकर नहीं है, तो बाकी तो छोटे मोटे हैं ना, इनका तो कंसोलिडेशन किया जा सकता है। ठीक है, आपको शुरू में पार्लियामेंट जीतने में दिक्कत होगी, लेकिन लोकल बॉडी तो जीतने में आसानी होगी, नगर सेवक तो जीतने के लिए आसान होगी। और जब छोटी राजनीति आप जीतने के लायक बनेंगे तो बड़ी राजनीति की उम्मीद अपने आप डेवलप हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो इस तरह के प्रयोग हर स्टेट में होना चाहिए, इवन नॉर्थ इंडिया में होने चाहिए। कई सारे साथी अलग अलग पार्टी बनाकर है, वो हमारे भी संपर्क में है। हो सकता है जनवरी में हम उनकी एक बड़ी कन्वेंशन दिल्ली में करेंगे, ताकि ये लोग यूनाइट हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए। इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जैसे आपने कहा कि बीजेपी ने पूरे राष्ट्र को व्याप लिया है और कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिर रहा है और आम आदमी का ग्राफ जो है धीरे धीरे सारे स्टेटों में धीरे धीरे अपने पैर मजबूत कर रहे। इन सब के बीच में क्या हमारे लिए कोई ऐसा ग्राफ ऊंचा करने की कोई चांस बहुजन समाज के पॉलिटिकल पार्टी के लिए दिख रही है आपको? इसका सीधा और सटीक जवाब है, क्या बीजेपी बहुजन राजनीति की जगह ले रही है? उसका जवाब ना है। क्या केजरीवाल बहुजन राजनीति की जगह ले रहा है? उसकी भी जगह ना है। इसका मतलब बहुजन राजनीति की जगह खाली है, वो खाली है, वैकेंट है। अब इसको भरने की जरूरत है। इसके मतलब स्पेस है, स्पेस जमीन है, जोतने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। उसके लिए जो आए क्या आएगा उसके अभी हम महाराष्ट्र पे आते हैं। हाल ही फिलहाल महाराष्ट्र में बहुत सारी पॉलिटिकल ये हुआ है, कोशियारी से लेकर उथल पुथल है और सारी की सारी चीजें महापुरुष पर, उनके नामों पर आ रहे। पहले शिवाजी महाराज के बारे में हुआ, फिर शाहू महाराज के बारे में हुआ, फिर बाबा साहब और तमाम लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि उनके बारे में विचित्र सी भाषा का उपयोग होता है। ये आरएसएस का एक एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, प्लान है, या भूल से उनके नेताओं के मुंह से ऐसा निकलता है? आपको क्या लगता है? ये आरएसएस की सोची समझी रणनीति है। एजेंडा नहीं कह रहा हूं मैं, ये स्ट्रैटेजी है, रणनीति है। अब ये रणनीति क्यों है इसको समझो। देखो, बीजेपी ने भारत की राजनीति को व्याप्त किया है, कवर किया है, लेकिन वो आइडियोलॉजी को अभी तक कवर नहीं कर पाई, एंड दैट इज द फेलियर ऑफ बीजेपी। अब ये जब मैं आइडियोलॉजी कह रहा हूं तो उसके हिसाब से लेफ्ट वाले भी लगभग खत्म होने लगे, लगभग खत्म हुए आइडियोलॉजी के तौर पे भी। केरल और बंगाल छोड़ दिया तो लेफ्ट खत्म, आइडियोलॉजी के लेवल पे भी खत्म होने लगे। लेकिन ये फुले शाह अम्बेडकर जो है वो आइडियोलॉजी लेवल पे खत्म नहीं होता है, बड़ी मजबूत है, खत्म नहीं होता है। और यही बीजेपी को चैलेंज लगता है। बीजेपी के रास्ते में दलित नेता नहीं है, दलित पार्टियां नहीं है, ये आइडियोलॉजी है। क्योंकि ये आइडियोलॉजी ब्राह्मणवाद को खंबा उखाड़ने में लगती है। ये आइडियोलॉजी है वो ब्राह्मणवाद को डायनामाइट के रूप में उड़ाने में काम करती है। और ये बीजेपी का दुख है, बीजेपी का नहीं, संघ परिवार का दुख है कि एंटी ब्राह्मणिज्म या एंटी संघ परिवार, अगर कोई इस देश में आइडियोलॉजी है तो वो फुले है, शाहू है, नारायण गुरु है, पेरियार है, बिरसा मुंडा है, बाबा साहब है। ये आइडियोलॉजी उनको खटकती है। इसलिए देखो, नाम नागपुर में बैठे हैं, एक प्रवक्ता ने, वो सुधांशु है ना, उसने टीवी पे तो कहा कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी ही नहीं थी नागपुर में। अब देखो, ये संघ परिवार का पुराना षड्यंत्र है, लेकिन वो टेलीविजन पे आया, हाल ही में आया। और उसी डिबेट में संभवतः से मैं था, तो मैंने कहा कि यू पीपल आर द रियल किलर्स ऑफ हिंदुइज्म, कि आप लोग हिंदू धर्म को खत्म करने वाले लोग हैं, इसी तरह से काम करते हो और ये हिस्ट्री बनाने में लगते हैं। इसलिए इन्होंने जब भी समय मिलता है बहुजन महापुरुषों को कंडेम करते हैं। पेरियार को नहीं छोड़ा, शाहू महाराज को नहीं छोड़ा, महात्मा फुले को नहीं छोड़ा, बाबा साहब को नहीं छोड़ा। तो ये इनकी रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, टू डिमोलिश दीज ग्रेट लीडर्स।
ये बहुजन समाज के जो मॉडल लोग हैं अब ये रास्ते में है, लोग नहीं है, कार्यकर्ता नहीं, नेता नहीं, पार्टी नहीं है, लेकिन ये महापुरुष है। सर आपने वैक्यूम को भरने की बात की। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान जहाँ जहाँ जा रहे, महाराष्ट्र में गए या साउथ में गए, जहाँ साउथ में गए उन्होंने पेरियार को याद किया। महाराष्ट्र में आए तो बाबा साहब से लेके शाहू महाराज से लेके संभाजी शिवाजी महाराज को याद किया, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में उन्होंने बिरसा मुंडा को। ये वैक्यूम भरने का काम क्या राहुल गांधी कर सकते हैं कि ये बहुजन विचारधारा के मोमेंट में इस तरह से महापुरुषों की बातें रखकर वो वैक्यूम को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आपको लगता है? राहुल गांधी की उम्र क्या है? 55 के पास है। अब राजनीति में कितने साल से कांग्रेस की नेतागिरी कर रहे हैं? 10-15 साल से। राहुल गांधी एक फेल लीडरशिप का मॉडल है। व्यक्ति कितना भी अच्छा हो एक अलग बात है, कोशिश कितना करता है एक भी अलग बात है, लेकिन ही हैज प्रूवन कि वो एक फेल लीडरशिप मॉडल है। और जब कोई भी व्यक्ति एक फेल लीडरशिप मॉडल होता है तो वो बेचारा रिवाइव क्या कर पाएगा? नंबर एक। नंबर दो, क्या राहुल गांधी के इस रिवाइवल के कोशिश में उसकी पार्टी है? नहीं। क्या उसके पार्टी के लोग हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर राहुल गांधी एक तरफ, पार्टी एक तरफ, क्या रिवाइवल होगा? तीसरी बात, क्या ये सारे महापुरुषों को एब्सॉर्ब करके कांग्रेस फिर एक बार खड़ी हो सकती है? तो उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। जब कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी की पार्टी की सरकार थी, तो जो लोग विरोध कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के सरकार का, वही लोग राहुल गांधी के साथ यात्रा में घूम रहे हैं। तो ये भी एक विडंबना है। बिल्कुल, नाम लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। महाराष्ट्र में जैसे चंद्रकांत पाटिल ने जिस तरह से बात की, विरोध हुआ, पुणे के पिपरी चिंचवड़ में उन पे शाई फेंकी गई, इंक फेंकी गई। अब ये बात सामने आ रही है कि वो कोई समता सैनिक दल के कार्यकर्ता थे, बहुत ब्रेवरी का काम किए, बहुत अच्छा काम किए, इस तरह की मूवमेंट होनी चाहिए। और दलित पैंथर का जो कंसेप्ट था वैसा काम इन्होंने किया और दलित पैंथर फिर से रिवाइव होनी चाहिए, फिर से। आपको लगता है दलित पैंथर जैसे मूवमेंट की अभी जरूरत है, उसको रिवाइव करने की जरूरत है? पाटिल जी ने गुनाह तो किया। पाटिल हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, कम से कम हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने तो मुंह संभाल के बात करना चाहिए। और जब पता नहीं आपको तो चुप बैठिए ना। कर्मवीर भावराव पाटिल ने अपनी बीवी के गहने बेचकर स्कूल कॉलेजेस खोले, पता नहीं आपको? रमाई ने खुद अपने गहने बेच के हॉस्टल चलाया है। रमाई ने अपने बेलगांव के हॉस्टल के लिए अपने गहने बेचे। बाबा साहब के लिए फंड लेकर दिलीप कुमार आया था तो बाबा साहब ने एक्सेप्ट करने से मना किए। ये चंद्रकांत पाटिल को पता नहीं है तो इतना बड़ा स्टेटमेंट करने के पहले सोचना चाहिए ना। रही उनके विरोध की, विरोध तो होगा ही। अब देखो, विरोध, मैं बुद्धिजीवी आदमी हूँ तो मैं बुद्धिजीवी स्तर पे करूंगा, लेकिन जो पत्थरजीवी है वो क्या करेगा? पत्थर मारेगा। पत्थर मारेगा। तो इसलिए काम करने वाले, गुनाह करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि तुम्हारे जैसे हर लोग थोड़े मिनिस्टर है। तुम्हारा विरोध करने वाला मिनिस्टर होता तो वो मिनिस्टर की भाषा में जवाब देता, है ना? जिसने भी किया वो अम्बेडकरवादी आंदोलन के लोग हैं, अम्बेडकरवादी। इसलिए इसको ब्रांड लगाने की जरूरत नहीं है, पैंथर ये है, ऐसा ही है। वो आज क्या पैंथर है क्या? वो ये आज भी अम्बेडकरवादी है। पैंथर का मतलब ये होता है कि आक्रमक रूप से मूवमेंट चलाने की जरूरत है। बिल्कुल, जशास तसं उत्तर देण्याची गरज आहे, त्याला म्हणतात पॅन्थर. आपण काय सगळे लोक चुका करतो, लगेच त्या ब्रँडला घेतो. म्हणजे रिपब्लिकन पार्टी आणायची का पुन्हा? अरे पुन्हा ती पॅन्थर आणायची का? अरे नाम कोई भी लो, काम वो करो। बिल्कुल, काम अम्बेडकरवादी होना चाहिए। करो। एक बात सामने आ रही है कि जिस तरह से उस युवक ने जिस तरह से विरोध किया, जो भी उसका तरीका था, 3-4 लोग हैं। बिल्कुल 3 लोग हैं, 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पहली बात तो यह है कि उनपे जो दफा है, आप कानून के जानकार, 307 सबसे बड़ी जो दफा है 307 लगाई गई है। आपको क्या लगता है कि जब कोर्ट में ये मामला जाएगा, अभी तो पुलिस कस्टडी में है, कोर्ट में ये दफाएं टिक पाएगी? बिल्कुल नहीं टिकेगी, बिल्कुल नहीं टिकेगी, क्योंकि इसके पहले भी कई लोगों के ऊपर शाही फेंकी है, तो उनको तो कभी 307 नहीं लगा,
है ना। बिल्कुल। विदर्भ के नाम पर आने के ऊपर भी शाही फेंकी थी दिल्ली में। बहुत सारे लोगों पर उनके शाही, ऊपर क्या केजरीवाल के ऊपर भी शाही या- फेंकी गई। तो शाही फेंकने के कारण 307 नहीं लगता है, कहीं भी नहीं लगता है, और इसलिए टिकेगा भी नहीं। नहीं, जिस तरह से हम देखते हैं, बल्कि ये 307 जिस पुलिस ऑफिसर ने लगाए उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि ये आपने गैर इस्तेमाल किया है पद का, गलत काम किया है, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी थानेदार है जिन्होंने 307 जैसे कलम लगाए, तो देखते हैं अभी पुणे के साथी देखते हैं क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिरी सवाल, आपने कहा कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पुलिस अफसर पर, लेकिन चंद्रकांत पाटिल जैसे लोग, कोश्यारी जैसे लोग इस तरह की जो भाषा का वापर करते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं, क्या इन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? कानून में ऐसा कोई प्रावधान है? ऐसा है ना कि कानूनी हम केस करना है तो कर सकते हैं जी। गवर्नर के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ मुकदमा है, वो गवर्नर वो खत्म होगा पद उनका ना, तब चलता है, केस तो बनता है, चाहे फिर मिनिस्टर है, केस बनता है, कोई दिक्कत नहीं। मिनिस्टर के ऊपर तो केस चालू भी होता है, गवर्नर और राष्ट्रपति खाली बचते हैं, उनकी पीरियड खत्म होने के बाद वो केस रीओपन होती है। ये मिनिस्टर के ऊपर तो केस कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर केस करना एक तरीका है, वो छोटा है, लेकिन ये है राजनीतिक लोग, तो इनको राजनीतिक बड़ा जवाब देने की जरूरत होती है। और राजनीतिक बड़ा जवाब देना इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने तुम्हारे महापुरुषों को गाली दी तो तुम उनके महापुरुषों को गाली दे, ये तो जवाब नहीं है। ये होता है कि इनकी राजनीति खत्म करें, ये बोलने लायक ना रहे, ये अपमान करने लायक ना रहे। इसलिए मैं अम्बेडकरवादियों को भी कहता हूँ आपके प्रोग्राम से, पत्थर मारो वो भी एक रास्ता है, लेकिन वोट का पत्थर सबसे बड़ा रास्ता। बिल्कुल, वोट का पत्थर सबसे बड़ा रास्ता है ये, और ये संविधानिक है, ये पैंथरगिरी हलाओ। बिल्कुल। वोट की राजनीति में आपने पैंथर बनना चाहिए, पत्थर की राजनीति में पैंथर नहीं। इसलिए समाज जब रास्ते से भटकता है तो उसको वहां रोकने की भी जरूरत होती है, और आप जैसे मीडिया कर्मी का भी वो काम है कि भाई पैंथर का मतलब ये नहीं है कि उसी तरह का काम करो, पैंथर का मतलब ये है कि आपके कमिटमेंट के प्रति इतने एग्रेसिव बनो कि आपका विरोधी आपके खिलाफ घिनौना काम करते वक्त 100 बार सोचे, लायक ना बने, लायक ना रहे। और इसका बेहतरीन तरीका बाबा साहब ने हमें वोट की राजनीति सिखाई है। वो वोट की राजनीति का अगर सही इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये अपमान करने लायक नहीं होंगे, तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे के खड़े होंगे, उसके हकदार बनो। बिल्कुल, वोट की राजनीति करो। अगर पैंथर बनना है तो वोट के लिए पैंथर बनिए। और जो वैक्यूम है अम्बेडकरी मूवमेंट का पूरे देश के पॉलिटिकल इसमें, उसको भी एक सही अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता, राजनेता की तरह सोचे समझे, एक अपना पॉलिटिकल अलायंस का एजेंडा पूरे देश में हो, और तभी जाके हम इस राजनीतिक सफर में आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर माने साहब, अपने वक्त दिया, विश्लेषण किया, चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।